जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम मुगल साम्राज्य को पढ़ाने वाले हैं और आज से हमारा मुगल साम्राज्य का क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं सुबह 6 बजे तैयार रहिए मुगल साम्राज्य पढ़ने के लिए। और मैं इसी टाइम पे रोज वीडियो मुगल साम्राज्य पे डालूंगी और हर एक वंश को हम अच्छे से और एकदम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। इसीलिए आप लोग हर एक वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। बाबू थोड़ा हमारा भी क्या होगा, सपोर्ट होगा। और आप सभी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास लिंक भी शेयर कर देना। अब देखिए, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा ना, हमने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताई। हम क्या बताएं आपको, दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब होता है? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का स्थापना होता है। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत पर क्या कुल 5 वंशों ने राज किया? दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश पहला शासक होता है जो दिल्ली सल्तनत की नींव रखती है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होते। वो किसके गुलाम होते? तो गौरी के गुलाम होते, हमने बता दिया है। उसके बाद आता है खिलजी वंश, फिर आते हैं तुगलक वंश, फिर आते हैं सैयद वंश। उसके बाद अंतिम शासक आपका अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत के होते हैं आपके लोधी वंश होते हैं ने। लोधी वंश अंतिम शासक होते हैं और लोधी वंश के जो संस्थापक होते हैं बहलोल लोधी होते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन होता है? बहलोल लोधी। और उसके बाद अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। इसी समय दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और बाबर का आगमन होता है। आप कहिएगा आखिर बाबर का आगमन कैसे होता है? तो देखिए, कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। घरे के आदमी जब दूसर के लावे ले चाहेगा तो दूसरा कोई कैसे नहीं आएगा। देखिए, इब्राहिम लोधी को हराना चाहते थे पंजाब के सूबेदार भी, और उनके जो चाचा थे दौलत खां वो भी किसको हराना चाहते थे? इब्राहिम लोधी को। एक राणा सांगा, ये सब मिलके इब्राहिम लोधी को हराना चाहते थे। लेकिन ये सब अपने मिलके हराता तो कितना बढ़िया रहता। ये सब इतना पागल था, जाके क्या किया, बाबर को इन्विटेशन दे दिया कि आप हमारे भारत देश में आइए और आकर इस इब्राहिम को हराइए। इब्राहिम को हराकर धान उन लूट के आप चल जाइए, यहाँ शासन नहीं कीजिए। वो सब शासन करे नहीं बुलाया था, वो सब क्या बुलाया था कि आप आइए, आक्रमण कीजिए और लूट के चल जाइए। लेकिन पता है बाबर आता है, बाबर इन सभी के इनविटेशन पे आता है, क्योंकि बाबर जो था वो फरगाना का राजा था। बाबर कहाँ का? बाबर फरगाना का राजा था और बाबर जो था वो समरकंद जीतना चाहता था। बाबर जब फरगाना का राजा था तो बाबर ने फरगाना से समरकंद जीतने को चाहा, कहा कि हम समरकंद को जीतेंगे। समझे, ध्यान से सुनिएगा, कहे कि हम इधर नहीं लिख के बता सकते, जोरी को बोर्ड की करे उसके अंदर, तो अभी हम आपको बताते पूरा बढ़िया से, लेकिन इतना भर गया तो आप मुंह से समझ लीजिए। ऐसे यहाँ पे लिखते तो नहीं दिखता है, हम समझ सकते हैं, तो आप समझिए, हम बता रहे हैं एकदम अच्छा से, सिर्फ आप गौर से सुनिए। आपका मन और शरीर यही होना चाहिए, ना कि किसी और के पास। पूरा आपको फोकस होना चाहिए किस पे? तो बाबर पर। अभी किस पे? तो बाबर पर। अब देखिए, हम क्या बता रहे थे आपको कि जो बाबर होता है ना वो क्या करता है? फरगाना का राजा होता है। कौन? बाबर फरगाना का राजा होता है। और बाबर जो था समरकंद पे आक्रमण करता है। बाबर कहाँ आक्रमण करता है? समरकंद पर। बाबर समरकंद पे आक्रमण करके समरकंद को जीत लेता है। लेकिन 8-9 महीना समरकंद पर क्या करता है? शासन करता है। 8-9 महीना कहाँ? तो समरकंद पे शासन करता है। उसके बाद उसको जो काबुल जीतने का शौक था, बाबर क्या सोचता था कि हम काबुल को जीत ले, और उसके बाद वो समरकंद छोड़कर वो काबुल पे आक्रमण करता है। समरकंद छोड़कर क्या करता है? काबुल पे आक्रमण करता है। फेवरेट शहर था काबुल था। बाबर जो था काबुल को जीतना चाहता था, तो बाबर की करता है समरकंद को छोड़कर फिर काबुल पे आक्रमण करता है। देखिए, पहले वो फरगाना का राजा था, वो फरगाना से जाता है कहाँ? समरकंद जीतने। समरकंद वो जीत लेता है। उसके बाद समरकंद जीतने के बाद वो सोचता है हम कहाँ जीते? काबुल को जीते। और वो काबुल पे आक्रमण करने जाता है तो इसका समरकंद चला जाता है, समरकंद को हार जाता है। और उसके बाद जब वो काबुल जीत लिया, जैसे देखिए, पहले वो फरगाना का राजा है बाबर,
जैसे हम हैं, हम फरगाना के राजा हैं, हमको बाबर मान लीजिए, हम फरगाना के राजा हैं, तो बाबर जो होता है फरगाना का राजा है, यानी कि हम फरगाना का राजा। अब हमको समरकंद जीतने का शौक हुआ, हम चल गए समरकंद जीतने, समरकंद जीत लिए, उसको बात करते हैं समरकंद जीत लिए ना, अब जाते हैं काबुल जीतने। वो जैसा ही काबुल जीतने गया, मतलब हम जैसे ही काबुल जीतने गए, समरकंद वो हार गया। समरकंद पर कोई और आक्रमण करके समरकंद को जीत लिया। उसके बाद वो काबुल आक्रमण करके जब काबुल को जीत लेता है, तो तुम काबुल को अच्छा से पकड़ के रखना। अब वो कहता है हम काबुल जीत लिए, अब जाते फिर समरकंद को जीतने। अब उस समरकंद के जीते जाता है जब तक कि काबुल हार जाता है। उसके बाद जब इस समरकंद को भी हार जाता है और काबुल को भी हार जाता है और फरगाना को भी हार जाता है, ये कहूँ के नहीं रहता, नहीं घर के नहीं घाट के, ये अपना राज्य भी हार जाता है। समरकंद जीता तो काबुल हार गया, काबुल हारा तो समरकंद जीता। तो इस तरह से वो कहीं का फिर राजा नहीं रहता। और यही दौर था जब इसने जब काबुल को भी हार गया, समरकंद को भी हार गया और अपना फरगाना को भी हार गया। इसके पास कुछ भी नहीं था, ये क्या करता था, सभी जगह आक्रमण करता था और धन लूट के अपना चला रहा था खर्चा। और इसी समय इसको इनविटेशन ये सब बुड़बक दे देता है, इसको क्या देता है, इनविटेशन दे देता है। अब देखिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको घर उर नहीं है, आप उसको कहिएगा कि तू घारा के जितना आदमी ने सबके मार के और तुम घर के जेवर ओवर लेके चल जाना, वो ऐसा करेगा नहीं, कहेगा घारा के आदमी को मारेंगे तो हम घारा में रहेंगे नहीं, हम जाएंगे कहाँ, हमारा घर नहीं है। तो यही बात हुआ बाबर के साथ। बाबर का राज्य तो चला गया, फरगाना चला गया, उसके समरकंद चला गया, उधर काबुल चला गया, वो उसका कोई भी राजपाट बचा नहीं। और इसी समय ये सब मिलकर बाबर को बुला लेता है भारत और कहता है तुम धन लूट कर चल जाओ। सोचिए धन लूट के कहे जाएगा, उसको इतना अच्छा खासा आपको देश मिल गया, इतना अच्छा खासा राज्य मिल गया, वो लूट के जाता नहीं, वो कहा कि नहीं हम ये जे रहेंगे, तुमको जे करना वो कर लो। क्या बोला बाबर, और बाबर यही किसको, तो मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। बाबर क्या करता है, मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहेंगे, बाबर। बाबर का जीवन हमेशा संघर्ष करते हुए बीत गया। जानते बाबू, बाबर का जो जिंदगी है हमेशा उसने संघर्ष किया, हमेशा उसने लड़ाई की है, हमेशा उसने युद्ध किया। वो एक ऐसा कह सकते हैं वो एक योद्धा था कि हमेशा वो उसका जो जिंदगी है युद्ध करते ही चला गया। क्या चला गया, युद्ध करते ही चला गया। तो आइए अब हम बाबर के बारे में एकदम पूरा बढ़िया से पढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि आखिर बाबर आया कैसे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको मैंने परिचय दे दिया तो आपको इतना स्टोरी समझ में आ गया। जैसे फिल्म देखता है ना आदमी तो शुरू में पढ़ लेता है कि कौन कौन हीरोइन है, कौन कौन थोड़ा सा इसमें डायरेक्टर है, तो वही हम आपको थोड़ा सा क्या किए, उसका परिचय दे दिए, उसके बारे में बता दी, और आपको अब इंटरेस्ट होगा उसके बारे में जानने को। तो आइए हम इंटरेस्ट से जानते हैं बाबर के बारे में। देखिए मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बाबर। बाबर को हम क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक। बाबर का जन्म फरवरी 1489 में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था, तो फरवरी के महीने में 1489 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे वो उमर शेख मिर्जा थे। इनके पिता कौन थे, उमर शेख मिर्जा थे। ये फरगाना राज्य के छोटे से क्या थे, राजा थे। फरगाना राज्य बहुत छोटा राज्य था, जिसके राजा कौन थे, तो आपके उमर शेख मिर्जा इसके राजा थे। इनका जो संबंध था, ये जो इनके पिता का जो संबंध था, बाबर के पिता का जो संबंध था वो तैमूर वंश से था। बाबर का पिता का संबंध किस वंश से था, तो तैमूर वंश से था। और इनकी माता का संबंध चंगेज वंश से था, मतलब चंगेज खान के वंश से था। तो पिता किसके, पिता तैमूर और माता चंगेज, पिता तैमूर और माता चंगेज, ये दोनों क्या थे, देखते दोनों ही क्या युद्ध करने में, लड़ाई करने में, एकदम लड़ाई झगड़ा करने में एक्टर वंश था। तो उसका जो बेटा होगा काहे ने एकदम, उसका बेटा एकदम तीता मिर्ची होगा, होबे नहीं करेगा। जब इसका माँ को देखिए, माँ चंगेज खां के खानदान की, पिता है आपके तैमूर के खानदान के, तो उसका बेटा सोचिए कैसा होगा। उसका बेटा तो एकदम पूरा एकदम तीखा मिर्ची होगा। तो इसीलिए बाबर इतना लड़ाकू था, सगरों लड़ने फिरता था। तो
बाबर का पिता कहाँ का राजा था? फरगाना का। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। इसकी दादी थी जिसका नाम दौलत बेगम था। ये अपने दादी से इसको बहुत ही लगाव था। किसको? आपका बाबर को। बाबर फरगाना के गद्दी पर बैठा। जानते हैं जब इसका पिता का मृत्यु हो जाता है तो बाबर फरगाना का गद्दी पर बैठता है। जब बाबर फरगाना की गद्दी पे बैठता है तो वो मात्र 11 साल का था। 11 साल का। बाबर कितना साल का? जब वो फरगाना का गद्दी पे बाबर बैठता है तो वो मात्र 11 साल का था। 11 साल का था। कौन? तो बाबर। और 1494 में वो क्या बैठता है? गद्दी पे बैठता है। कहाँ? फरगाना राज्य का कौन राजा बनता है? कौन? ये आपका बाबर। अभी हम बाबर का पहले पढ़ लेते कि बाबर का जो जन्म हुआ था, उनके पिता कौन थे, बाबर कैसे फरगाना के गद्दी पर बैठा, उसके बाद में हम दिल्ली पे आता है, उसके बाद दिल्ली पे शासन करता है, तब ने हम दिल्ली के बारे में जानेंगे। पहले हम उसका जीवन काल, उसका जीवन परिचय तो पढ़ ले। तो देखिए बाबर को राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पहले राज्याभिषेक होता है कहाँ? तो आपका होता है फरगाना में, क्योंकि फरगाना के राजा उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी थे। तो इनके पिताजी थे तो पिताजी के मरने के बाद इसको तो मिलेगा ना विरासत में, इसको मिलता है विरासत में, इसको मिलता है क्या? अब फरगाना राज्य मिलता है। तो ये फरगाना राज्य पे जब बैठा, जब इस फरगाना की गद्दी पे जब ये बैठता है तो ये कुल्लम 11 साल के, यानी कि ये मात्र 11 साल के थे। कौन? बाबर कितना थे? 11 साल के था। और 8 जून 1494 में ये बैठा। 8 जून 1494 में ये फरगाना के गद्दी पर बैठता है और ये मात्र 11 साल के थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर कब बादशाह की उपाधि धारण करता है? तो 1507 ईस्वी में ये बादशाह के उपाधि धारण करता है। बाबर ने 4 से 5 बार क्या किया? भारत पे आक्रमण किया। क्या क्या बाबू? भारत पे आक्रमण किया। कौन? बाबर। जिसमें बाजौर अभियान भी शामिल है। वो बाजौर अभियान भी इसमें क्या है? शामिल है। बाबर पहले आता था, सिर्फ भारत से धन लूट कर चला जाता था। जैसे मोहम्मद गौरी था, वो भी क्या करता था? भारत पे आक्रमण करता था, धन लूट के चला जाता था। उसी प्रकार बाबर ने 4 बार आया और भारत देश पे धन लूटा। भारत देश पे जितना भी धन था वो लूटता था। जहाँ वो आक्रमण करता था उस क्षेत्र का धन लूट कर और चुपचाप चला जाता था बाबर। लेकिन इसने कभी भारत पे शासन करने का इसको शौक नहीं जगल था। इसको भारत पे शासन करे का कोई भी शौक जगल नहीं था। लेकिन इसका शौक जगाता है। कौन जगाता है? तो राणा सांगा जगाते हैं। और इनका जो चाचा थे, इब्राहिम लोदी के जो चाचा होते हैं, वो सब मिल के इसको एकदम इन्विटेशन देता है। जिसने कहता अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारा। अगर सोचिए, अगर इस लोग बाबर को नहीं बुलाता तो दिल्ली सल्तनत के बाद हमको इतना बाबर पढ़े, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बादशाह, ये सब पढ़े पढ़ता नहीं पढ़े पढ़ता तो कितना मतलब काहे लगी। हम लोग का सिलेबस बढ़ा दिया नहीं, अब हम लोग के पढ़ना पड़ता है। कौन बढ़ाया? तो यही इसका जो राणा सांगा मिल के बढ़ाए और इसका जो दौलत खां बढ़ाया, ये सब मिल के बढ़ा दिया इतना सिलेबस। सोचिए जी इतना पढ़े पढ़ता है, सबको लगता है कुछ हो। अब देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध, जब हमने आपको बताया कि जब इब्राहिम लोदी था और बाबर था, बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों का युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है कहाँ होता है? पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। जिसमें क्या होता है? बाबर विजय होता है। और इसी समय से बाबर अपना खेल, अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए कैसे दिखाता है। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में होता है। और बाबर जो होता है वो तुगलमा नीति से क्या करता है? बाबर इसको हराता है। किसको? तुगलमा नीति से किसको हराता है? तो बाबर इब्राहिम लोदी को तुगलमा नीति से हराता है। अर्धचंद्रकार, अपना जो ये जो सैनिक होता था उसको अर्धचंद्रकार के रूप में बनाकर रखता था। यानी कि कुछ को इधर से रखा, कुछ को इधर से रखा, कुछ को इधर से रखा, मतलब चारों पट्टी से घेर के रखता था। अगर जो सैनिक होता था वो जैसे कुछ इधर सैनिक है, कुछ इधर सैनिक है, अब बीच में खाली छोड़ दिया। अब जितने भी जो इब्राहिम लोदी के सैनिक आते थे, अंदर आते थे, उसको अंदर आने देता था और उसको फिर घेर के मार देता था। तो इस तरह से तुगलमा नीति से क्या किया?
किया, जो बाबर था वो इब्राहिम लोदी को हराता है। और एक बहुत बड़ा चीज का प्रयोग करता है बाबर, जो भारत में पहली बार था, तोप और बारूद। भारत में तोप और बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन आता है कि तोप और बारूद का प्रयोग किसके द्वारा, तो जो बाबर होता है वही सर्वप्रथम भारत में तोप और बारूद का क्या करता है, आपका खोज करता है कि मतलब प्रयोग करता है कि नहीं। तो मेन कारण यही था, क्योंकि लोग जो बाबर जो था उसके हाथी घोड़ा तोप बारूद के आवाज को वो सुना हुआ था, वो उस तरह से ढला हुआ था उसमें, जैसे कि अब कोई भी अब भैंस के सामने अब बीन बजा दीजिए, कुछ उसको असर पड़ेगा, नहीं असर पड़ेगा। तो वैसा ही जो हाथी था, हाथी को वो तो सब ट्रेनिंग मिला हुआ था कि बम हो गया, बारूद हो गया, तोप हो गया, क्योंकि जो बाबर का हाथी था वो तोप और बारूद का आवाज को सुनकर और वो एडॉप्ट था, उसको वो झेला हुआ था। लेकिन जो ये इब्राहिम लोदी का हाथी घोड़ा ये सब जब तोप के गोला छोड़ा जाता था तो ये सब डर जाते थे, क्या होते थे, डर जाते थे। और भारत के जितने भी वासी थे ये लोग भी नहीं देखे थे कि तोप बारूद क्या होता था। भारत में कैसे, तो तलवार से, भाला से, और आपको क्या कह सकते, हाथी घोड़ा से लड़ाई होता था। और ये जो बाबर जो था तोप लेके चला आया। अब तोप लाके की करता है, इसको हरा देता है, किसको, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। अब देखिए कहा गया है कि तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था, किसने, बाबर किए थे। इनका देखिए उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर के दो निशानेबाज थे जिसका नाम उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा था। ये कौन थे, बाबर के आपका निशानेबाज थे, ये तोप चलाते थे। जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया और बाबर को जिताने के लिए एकदम जी जान लगा दिया। और इस कदर बाबर पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जीत जाता है और इब्राहिम लोदी को हराकर एक नए साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य की नींव रख देती है। अब ये बात पता लगता है किसको, आपको राणा सांगा को। देखिए है ने, ये बात राणा सांगा को पता लगता है, आपका जो चंदेरी के राजा था मेदिनी को पता लगता है, ये सबको पता लगता है। और सब पता, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे रह सकता है। हम लोग तो कहे थे कि तुम आना धन लूट के चल जाना, ये तो पूरा मुगल साम्राज्य स्थापित करे फेरा में, ऐसे नहीं होगा। ये लोग जाते हैं, राणा सांगा कहते तुमको हम क्या बोले थे कि तुम आना धन लूट के चल जाना, और तुम यहाँ राज करने लगा। तो कहता हम नहीं जाएंगे, तुमको की करना है, तुम युद्ध करेगा कर लो। तो ये कहता है कि हम हाँ ठीक है युद्ध करेंगे। राणा सांगा क्या होते हैं, बाबर से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। अब देखिए बाबू, उसका जो सेना होगा, सोचिए उसका सेना का क्या मतलब प्रभाव पड़ रहा होगा। बेचारा बाबर तो युद्ध कर ही रहा था, उसका सेना भी युद्ध कर रहा था साथ साथ। पहले उसने फरगाना का राजा था, उसने आपका समरकंद जीता, उसके बाद आपका काबुल जीता, उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता, उसके बाद अभी फिर राणा सांगा के साथ युद्ध। बेचारा सैनिक उसका परेशान हो गया। सब सैनिक कहा ने अब हमसे नहीं होगा, अब क्या होगा, अब हमसे नहीं होगा, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। क्या बोलता है, तो आपका इसका सेना बोलता है, किसका, तो बाबर का सेना होता है। लेकिन बाबर जो था, बाबर कहता नहीं लड़ाई करेंगे कि नहीं, किसे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो इसे भगा देगा, आखिर स्वाभिमान के खातिर लड़ना तो पड़ेगा। हम उसको चुनौती दे दिए राणा सांगा को, कुछ करके ये अपना सेना को मनाता है। ये कहता है ने कि तुम लोग लड़ो, बाबर से अगर तुम लोग लड़ता है ने तो जो तमगा नामक जो कर है हम तुमको मुक्त कर देंगे। जो भी सैनी मुसलमान जो थे उन पे तगमा नामक क्या लगाता था, कर लगाता था। कौन, बाबर। उसको माफ करने का लालच देता है, कौन, बाबर देता, कहता है कि जो तमगा नामक जो कर हमने तुम लोग पे लगाया है उसको हम क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, अगर तुम उससे लड़ता है। किससे लड़ता है, राणा सांगा से लड़ता है। तब पर भी नहीं राजी होता है कि उसका सैनिक, तब पर भी राजी नहीं होता है, नहीं हम नहीं लड़ेंगे। फिर की कहता है अगर हम राणा सांगा से युद्ध जीत जाते हैं तो हम अपना शराब पियल छोड़ देंगे। जैसे आप लोग जब कुछ होता है नहीं, जैसे कुछ आपको कोई कुछ चाहिए, आपको कोई चीज़ चाहिए भगवान से, तो आपने प्रार्थना करते हैं भगवान हमको ये चीज़ मिल जाएगा नहीं तो हम आपको 2 किलो स्पंज वाला मिठाई चढ़ाएंगे। उसके बाद जब वो चीज़ हो जाता है तो क्या होता है, भगवान को भूल जाते। कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। तो वही बात है कि अगर ये जो था वो कहता है कि अगर हमने जीत गए न राणा सांगा से तो तुम लोग का कर माफ़ कर देंगे, हम अपना शराब पियल छोड़ देंगे।
तब वो इसका सेना नहीं मानता है, तब वो कहता है नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे। फिर कहता है बाबर, फिर दिमाग लगाता है अब की करे, तब ये जिहाद का नारा लगाता है। क्या? अपने सैनिकों को मोटिवेट करता है। क्या करता है? मोटिवेट करता है कि एकदम फुल मोटिवेट में आ जा, फुल मोटिवेशन में आ जाता। तुम लोग को जिहाद का नारा कहते हैं। अरे तुम हार जाएगा, तुम एक कट्टर मुसलमान हो, तुम हार जाएगा, हमको तो जो लोग होते हैं उनका वध करना हमारा कार्य है। जिहाद का मतलब क्या होता है? जो बदमाश लोग हैं, जो समाज में गलत काम करे उसको वध करना, एक तरह से वध करना क्या होता है? जिहाद। ये कैसू करके उस सबके मोटिवेट करके कि अगर तुम लोग नहीं लड़ेगा फिर हम लोग वापस फरगाना जाएंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम एक तुच्छ आदमी से हार गए, हम एक हिंदुस्तानी से हार गए, एक ऐसे व्यक्ति से हार गए। पूरा धार्मिक भाषण देता है, पूरा जिहाद का नारा लगाता है। कौन? तो बाबर क्या करता है? जिहाद का नारा प्रयोग करता है। किसको हराने के लिए? तो राणा सांगा को हराने के लिए। राणा सांगा को हराने के लिए बाबर क्या करता है? जिहाद का नारा लगाता है। आगे देखिए जो बाबर होता है वो क्या करता है? जिहाद का नारा लगाता है। किसके? तो आपके राणा सांगा को हराने के लिए। देखिए खानवा का युद्ध होता है। जो राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसको हम खानवा का युद्ध कहते हैं। किसका युद्ध कहते हैं? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा लगाया। खानवा का युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ क्या करता है? जिहाद का नारा लगाता है और युद्ध में विजय के बाद गाजी का उपाधि धारण करता है। तो पहले एकदम पूरा खान जिहादी का नारा लगाता है कि हम लोग जिहादी, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कैसे एक हिंदू से हार सकते। पूरा धार्मिक प्रवचन भाषण देता है और इतना अपना सेना के मोटिवेट कर देता है कि वो राणा सांगा से जीत जाता है। और जीतने के बाद वो कहता कि हम क्या है? काजी है। वो अपने आप को काजी का उपाधि धारण करता है। तो काजी का उपाधि कौन धारण करता है? तो आपका राणा सांगा को हराकर बाबर काजी का उपाधि धारण किया। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच। जिहाद का नारा कौन लगाया था? बाबर। किसको हराने के लिए? राणा सांगा को हराने के लिए। राणा सांगा को हराने के बाद बाबर क्या? तो गाजी का उपाधि धारण किया। क्या? गाजी का उपाधि धारण किया। आपके ये राणा सांगा क्या के कौन थे? तो मेवाड़ के राजपूत थे। मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा थे। उसके बाद आइए चंदेरी का युद्ध। पहले खाना खा लिया, अब देखिए अब देखिए चंदेरी होता है। चंदेरी का युद्ध, पहले खाना खाया, अब देखिए चंदेरी का युद्ध करने के लिए चल आया। पहले खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध। पहले खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध। देखिए बाबर जो था, बाबर के बीच जो राणा सांगा के बीच जो युद्ध हो रहा था ने, उसमें थोड़ा सा ये जो मेदिनी राय होते हैं वो इसको साथ देते हैं। जो चंदेरी के जो राजा होते हैं मेदिनी राय, वो राणा सांगा के साथ देते हैं। तब टारगेट में ले लिया इसको भी। किसको? तो चंदेरी के राजा मेदिनी को टारगेट में ले लेता है बाबर कि तुम इसका साथ दिया नहीं, रुको हम तुमको हराएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुमको भी हराएंगे, ऐसे बोलता है। तो फिर वो क्या करता है? चंदेरी का युद्ध करता है। कौन? बाबर। और बाबर मानना पड़ेगा, बाबर देखिए सबे के हरा रहा है, तो उसके पास एकदम बड़का को निशाना था ने, तोप था। तोप से कोई परिचित था नहीं, एकदम तोप छोड़ता था सब मर जाता था। तो किया? चंदेरी का युद्ध किया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर द्वारा किया जाता है। 1528 में देखिए 27 में खाना खाया, मतलब खानवा का युद्ध। 28 में चंदेरी का युद्ध करता है। कौन? चंदेरी। देखिए चंदेरी किसके साथ युद्ध करता है? तो मेदिनी। चंदेरी मेदिनी के साथ युद्ध करता है। तो बाबर और चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के साथ युद्ध करते हैं, जिसके बीच बाबर फिर विजय हो जाता है और फिर से मेदिनी हार जाते हैं। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528। खानवा का 27। और 1528 में क्या होता है? चंदेरी का युद्ध। किसके बीच? बाबर और चंदेरी के सूबेदार मेदिनी राय के बीच होता है। यहाँ तक दिक्कत चंदेरी और खानवा के बीच कोई दिक्कत हुआ आपको? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। खानवा का 1527 में। किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। अब आगे आइए, देखिए घाघरा का युद्ध होता है। पहले देखिए चांदी का घाघरा। पहले ही तो खाना खाया, चांदी का क्या पहना?
चांदी लाया और चांदी का घाघरा बनाया। तो पहले खाना खाया, चांदी लाया, चांदी लेला के बाद चांदी के घाघरा बनाता। कैसे? देखिए, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, लगले हो जाता घाघरा का युद्ध 1500 घघरा का युद्ध 1529 में। देखिए, घग्गर का युद्ध 1529 ईस्वी में बिहार और बंगाल संयुक्त सेना एवं के बीच होता है। क्या होता है? संयुक्त सेना के बीच होता है। ये जो आपका घग्गरा का युद्ध होता है, जो ये होता है आपका संयुक्त सेना के बीच होता है, जो बिहार के और बंगाल के संयुक्त सेना होते हैं और इसमें बाबर विजय होता है। फिर बाबर जीत जाता है। देखिए, एकदम 3 साल से डायरेक्ट बाबर जीतिए रहा था, नहीं बाबरा जीत रहा है। पहले ये जीत गया 1527 में, फिर 1528 में, फिर 1529 में। आज तरीके ये 26 से तो युद्ध कर रहे बाबू, देख रहे हो, ये 26 से तो युद्ध कर रहा है। 26 में पानीपत जीता, 27 में आपका खानवा जीत लिया, 28 में चंदेरी जीत लिया और 29 में घाघरा जीत गया। और देखिए ना 30 में जाकर मरियो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, मरबो करेगा, करो मरेगा। देखिए, घाघरा का युद्ध 29 ईस्वी में जीत जाता है और बिहार और संयुक्त सेना एवं के बीच और बाबर के बीच युद्ध होता है। इसमें विजय कौन होते हैं? बाबर होता। अब देखिए, हम आपको बताए ने, इसका एकदम स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है ने। अब बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को काबुल में हो जाती है। काबुल में इसका सबको दफना दिया जाता है। कितना मजा आया पढ़ने में। देखिए, एकदम भूलिएगा कभी, एकदम नहीं भूल सकिएगा। 26 में ये पानी पिया, 27 में ये खाना खाया, 28 में चांदी खरीदा और 29 में घाघरा बनाया और 30 में जाके मर गया। देखिए, बाबर खत्म हो गया। 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, मतलब पानी पिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध जीता। फिर 28 में खाना खाया, 28 में ये खानवा का युद्ध जीतता है। नहीं, 26 के बाद 27 नहीं आता है, हम भी गड़बड़ा देते हैं। 26 के बाद क्या आता है? 27। तो 27 में क्या करता है? खानवा का युद्ध जीतता है, यानी खाना खाया, पहले पानी फिर खाना। तो पानीपत का 1526, 1527 में क्या हुआ? खानवा का युद्ध। उसके बाद वो चांदी मंगाता है, तो चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा बनाता है। घग्गर का युद्ध 1529 में। उसके बाद वो मर जाता है। क्या मर गया? क्या मर गया? बाबर 1530 ईस्वी में मर जाता है। कितना मजा आया पढ़ने में, मजा आया। 1530 ईस्वी में क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो जाती। अब देखिए, बाबर जो क्या करते हैं, जो बाबर काबुल में इसके सब को दफनाया गया। बाबर के सब को कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकिर ने करवाया था। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण कौन कराया था? मीर बाकिर के द्वारा किया गया था। देखिए, बाबर के जो रचना है उसको हम बाबरनामा कहते। बाबर ने आत्मकथा लिखा था। सोचिए, कितना दिमागदार आदमी था, इतना लड़ाई करते हुए भी। हमको तो इसके बारे में सोच के ताज्जुब लगता है। सोचिए तो ये कितना मतलब इसको दिमागदार था, इतना लड़ाई करते हुए भी इतना ही लड़ाई किया। अब तब पर भी इसको कखने टाइम मिल जाता था ये आत्मकथा लिखा। ये खुदे अपना आत्मकथा लिखा कि मैं बाबर हूँ, हमने ये युद्ध लड़ा, हमने ये सारा युद्ध को जीता, हमने किस तरह भारत पे आक्रमण किया। यानी कि ये अपना पूरा आत्मकथा जिस बुक में लिखता उसको हम बाबरनामा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बाबरनामा कहते हैं। और वो किस भाषा में है? तो वो किस भाषा में? तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखा गया। उसके बाद इसका आपका अनुवाद फारसी में कौन कराते हैं? तो अब्दुल रहीम खाने खा। इसका अरबी से तुर्क से फारसी में अनुवाद कौन कराते हैं? अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम क्या करते हैं? फारसी में अनुवाद कराते हैं। आगरा का जो आराम बाग देख रहे हैं आप, आगरा का जो आराम बाग है उसका निर्माण किसने करवाया? तो बाबर ने करवाया। तो इतना संघर्ष बाबर किया था और इतना लड़ाई बाबर जीता था और इसको लाने वाला भी बेवकूफ था, है ने। बहुत पराक्रमी, हम नहीं करें, इतना पराक्रमी राजा थे। राणा सांगा बहुत अच्छे और पराक्रमी राजा थे, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दिया, ये बाबर को लाया। अगर उस सभी मिल के इब्राहिम लोदी को हराने की कोशिश करते तो जरूर इब्राहिम लोदी हार जाता, लेकिन वो क्या करते? बाबर को बुला कर लाते हैं और हमारा फिर से बाबर का आपका स्थापना कर देता है मुगल साम्राज्य को। और फिर से मुगल साम्राज्य की क्या नींव डला जाती है। और फिर आप अभी से लेकर आप जब तक अंग्रेज नहीं आएगा, अभी से लेकर आप क्या पढ़िएगा? एकदम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, यही सब आपको मुगल साम्राज्य पढ़ने को मिलेगा। मुगल साम्राज्य जब आता है तो वो बहुत सारा स्थापत्य कला का निर्माण कराता है, ताजमहल बनवाता है। तो
ये मुमताज़ की याद में ये ताजमहल बना दिया, उन्हें मकबरा बनाता है, बहुत सारा ये लोग क्या करता है आपका निर्माण करता है, आपका चार मीनार बनाता है। तो बहुत सारा ये सब क्या करते हैं स्थापत्य कला का निर्माण कराते हैं, जिसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन आप सभी भूलिएगा नहीं, सुबह 6 बजे हमारा हिस्ट्री का वीडियो रोज़ आता है और आप लोग रोज़ देखिए। आप सभी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होते जाएगा और अपने दोस्तों के पास बाबू ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हमने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाकर डाला है जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से आप जो स्टूडेंट लाइफ में इन सभी फालतू चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो में मैंने बताया है। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।